गाइस वेलकम टू ओनली आईएएस। और हमारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया की सीरीज चल रही थी, जिसमें पिछली वीडियो में हमने दो रीजन्स को कवर किया था। एक था दिल्ली और दूसरा था महाराष्ट्र। और आज की इस वीडियो में हम तीन राज्यों को पढ़ने वाले हैं, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात। इससे पहले मैं आप सभी को हमारी लास्ट माइल लीप टेस्ट सीरीज के बारे में बताना चाहूंगा, जो कि 22 मार्च से चालू होने वाली है। इसमें आपको 50 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, विच कंसिस्ट ऑफ सीसैट, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंडिया ईयरबुक, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, रिवीजन एंड अदर सेक्शनल टेस्ट। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर हमारी उड़ान की बुकलेट्स मिलेंगी, जिससे आप अपने सिलेबस को बहुत ही आसान तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। और साथ में कुछ उड़ान प्लस बुकलेट्स भी मिलेंगी, जो आपको करंट अफेयर्स में काफी हेल्प करने वाली है। और ये सारे कोर्सेज हिंदी माध्यम में भी उपलब्ध हैं। इसी के साथ साथ अगर आपको हमारी पीडीएफ चाहिए इस लेक्चर सीरीज की या कोई भी यूट्यूब लेक्चर की, तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, ओनली आईएएस नथिंग एल्स, जिसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में इन टोटल 3 कल्चरल हेरिटेज साइट्स लोकेटेड हैं: खजुराहो टेम्पल, सांची स्तूपा एंड अदर मॉन्यूमेंट्स, और तीसरी आती है भीमबेटका केव्स। अब देखिए, खजुराहो टेम्पल मध्य प्रदेश के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में लोकेटेड है, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में। खजुराहो टेम्पल को चंडेला रूलर के द्वारा बनवाया गया था, और यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट टेम्पल्स लोकेटेड है। एक है महादेव कंदरिया महादेव टेम्पल और दूसरा है लक्ष्मण टेम्पल। और ये दोनों के दोनों टेम्पल्स को एक अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म में बनवाया गया है। इन दोनों टेम्पल्स को बनवाने के लिए रेड सैंडस्टोन्स का यूज किया गया है। और इन टेम्पल्स के आजू बाजू आपको कोई भी वॉल देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप इसे द्रविडियन स्टाइल के बृहदेश्वरा या अदर टेम्पल से कंपेयर करें, तो वहां पर आपको बाउंड्री वॉल भी देखने को मिलती है और साथ ही साथ गोपुरम भी देखने को मिलते हैं। अब ये जो हमारे खजुराहो के टेम्पल्स हैं, इनमें आपको मल्टीपल शिखर देखने को मिलती है। ये आपको बता दूं किस तरीके की होती है। ये आप देख लीजिए, मेन शिखर है, ठीक है। मेन शिखर के आजू बाजू 2-3 शिखरें निकली हुई होंगी। इससे ये कंप्लीट टेम्पल को माउंटेन का लुक देखने को मिलता है। और जो सबसे बड़ी शिखर रहती है, उसके अंदर गर्भगृह लोकेटेड होता है, और गर्भगृह को मेन डिटी के लिए बनाया जाता है। मतलब गर्भगृह के अंदर मेन डिटी लोकेटेड होती है। इसके साथ ही साथ इसके ऊपर यहाँ पर आपको कलश और अमलक भी देखने को मिलेगा। अब देखिए, जो टेम्पल्स से खजुराहो के टेम्पल, इनको पंचयातन स्टाइल में बनवाया गया है। पंचयातन स्टाइल का मतलब होता है सेंटर पे होंगे मेन डिटी, मान लीजिए लॉर्ड शिवा। इसके बाद आजू बाजू 4 जगह उनके अवतार या जो भी उनके छोटे मोटे गॉड होते हैं, उनको लोकेट किया जाता है। आप देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, मतलब पंचयातन स्टाइल बन जाती है। अब खजुराहो टेम्पल को अंदर से और बाहर से बहुत ही अच्छी तरीके से काफ किया गया, मतलब बहुत ही सुंदर सुंदर स्कल्पचर्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छे बोल्ड फॉर्म्स में बने हुए हैं ये। और काफी आप देखें कि अगर आप चेहरे देखें और इनकी जो फिगर्स देखें, काफी मतलब स्मूथ तरीके से बनाई गई है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको इरोटिक स्कल्पचर्स भी देखने को मिलते हैं। और ये जो टेम्पल्स हैं, नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग है। लेकिन याद रखिएगा, खजुराहो टेम्पल सिर्फ और सिर्फ हिंदू साइट नहीं है। यहाँ पर आपको जैना टेम्पल्स भी देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे प्राइम है 64 योजनी टेम्पल। ऐसा कहा जाता है जैनास में तांत्रिक कल्ट डेवलप होने लगा था, और 64 योजनी टेम्पल उसी का एक स्वरूप था, ठीक है। तो ये हो गया हमारे खजुराहो टेम्पल। खजुराहो टेम्पल के बाद हम आते हैं भीमबेटका केव्स में। देखिए, भीमबेटका केव्स मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। रायसेन डिस्ट्रिक्ट भोपाल से कुछ ज्यादा दूर नहीं है। देखिए, भीमबेटका केव्स में इन टोटल 500 से भी ज्यादा पुरानी पेंटिंग्स को ऑब्जर्व किया गया है। और ये पेंटिंग्स अपर पेलोलिथिक टाइम पे बिलोंग करती हैं, मीजोलिथिक टाइम को बिलोंग करती हैं, चालकोलिथिक टाइम को बिलोंग करती है, अर्ली हिस्टोरिकल पीरियड को बिलोंग करती है। साथ ही साथ मिडाइवल पीरियड की कुछ पेंटिंग्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। और मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, यहाँ पर 30,000 साल पुरानी पेंटिंग्स भी अवेलेबल है। और 30,000 साल पुरानी जो पेंटिंग्स है, वो अपर पेलोलिथिक टाइम को बिलोंग करती है। देखिए, अपर पेलोलिथिक वो टाइम था जिस टाइम पे हमारे जो आदि मानव लोग थे, प्रिमिटिव मैन थे, उन्होंने पेंटिंग्स की शुरुआत की थी। तो उस एज की पेंटिंग्स भी यहाँ तक पर अवेलेबल देखने को मिलती है। इसके साथ ही साथ अगर आप देखेंगे, कंटिन्यूअसली इस साइट को 10,000 बीसी से, मतलब जब से नियोलिथिक फेज चालू होता है या उसकी शुरुआत होती है, तब से लेके 1000 एडी तक कंटिन्यूअसली ऑक्यूपाई किया गया है। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज मत करिएगा कि भाई अगर 10,000 बीसी से उसे ऑक्यूपाई किया गया, तो 30,000 साल पुरानी पेंटिंग कहाँ से आई। 10,000 से मतलब कंटिन्यूअसली ऑक्यूपाई किया गया है। हो सकता है कि पहले कई आदि मानव 30,000 साल पहले रुके हों, उन्होंने पेंटिंग्स बनाई, उसके बाद चले गए हों। लेकिन 10,000 बीसी से जब से आदि मानव यहाँ पर रहना चालू करते हैं, वो पूरे एंड तक, मतलब आप कह सकते हैं 1000 एडी तक इन केव्स में रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो सबसे डोमिनेंट थीम है, वो मीजोलिथिक टाइम्स की है।
जिसमें आपको हंटिंग्स के सीन्स देखने को मिलेंगे यहाँ पर। इसके बाद सोशल लाइफ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बच्चे खेल रहे हैं और जो औरतें हैं वो कुछ टोकनी बिन रही हैं। इसके साथ ही साथ बहुत सारे ज्योमेट्रिक पैटर्न्स देखने को मिलेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको जो ह्यूमंस हैं और जो भी जानवर हैं उनको स्टिक फॉर्म में दिखाया जाएगा। इसके बाद जो राजा होते हैं उनके सर में क्राउन है। ऐसी बहुत सारी थीम्स आपको देखने को भीमबेटका केव्स में मिलेंगी, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं सांची स्तूपा एंड इट्स मॉन्यूमेंट्स में। देखिए, सांची स्तूपा एंड इट्स मॉन्यूमेंट में सिर्फ और सिर्फ सांची स्तूपा नहीं आता है, सांची के आजू बाजू जितने भी मॉन्यूमेंट्स, एग्जाम्पल के तौर पे चैत्यास हो गए, विहारास हो गए, वो सब लोकेटेड हैं। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो साइट है वो है सांची, ठीक है। और सांची भी अगर आप देखेंगे मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है, विच इज नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम व्हाट, भोपाल, विच इज कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। अब देखिए, सांची स्तूपा को ओरिजिनली अशोका के द्वारा बनवाया गया था, लेकिन उस टाइम पे जो सांची बना था वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिक्स से बना हुआ था, ईंटों से बनाया गया था, और उसके अंदर बुद्धा की रिलिक्स को रखा गया था, जो अवशेष होते हैं बुद्धा के उनको रखा गया था। अब लेकिन 1st सेंचुरी एडी में सांची स्तूपा में क्या किया गया कि जो पूरे ब्रिक स्ट्रक्चर को स्टोन से कवर कर दिया गया, मतलब इस तरह का कोई ब्रिक स्ट्रक्चर था उसके ऊपर स्टोन्स लगा दिए गए, और साथ ही साथ उसी सेंचुरी में टोरानस को बनाया गया। टोरानस मतलब होते हैं दरवाजे, मतलब सांची स्तूपा के आजू बाजू 4 जगह दरवाजे बनाए गए इस तरीके के, और उनको बहुत ही अच्छी तरीके से कार्व किया गया है, ठीक है। उसके बाद उसी सेंचुरी में आपको देखने को मिलेगा कि सांची स्तूपा में दूसरा प्रदक्षिणा पथ है। प्रदक्षिणा पथ जिसमें जो भक्त होते हैं आजू चक्कर मारते हैं, मान लीजिए ये हमारा सांची स्तूपा है, उसके आजू बाजू एक प्रदक्षिणा पथ है। लेकिन सांची स्तूपा में ऊपर भी एक प्रदक्षिणा पथ देखने को मिलता है। ये प्रदक्षिणा पथ डिनोट करता है महायान बुद्धिज्म को, मतलब उस टाइम महायान बुद्धिज्म का राइज हो रहा था, महायान बुद्धिज्म ने अपने लिए एक प्रदक्षिणा पथ ऊपर बनाया था, इस चीज को डिनोट करता है, ठीक है। अब इसी के साथ हमारा मध्य प्रदेश की जितनी भी साइट्स हैं वो कवर हो जाती है। अब हम जाते हैं राजस्थान में। राजस्थान में इन टोटल 4 कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं, जिसमें से एक नेचुरल साइट भी है। सबसे पहले आती है केवला देवी घना नेशनल पार्क, दूसरी है जंतर मंतर, तीसरी है जयपुर, और चौथी है हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। देखिए, यहाँ पर चीजें आपको अच्छी लगे, चीजें समझ में आए, इसलिए मैंने कुछ इवन जो इमेजेस हैं वो दिल्ली जंतर मंतर की भी डाली है, तो आप उसको देख के कंफ्यूज मत होइएगा, ओके। तो सबसे पहले हम आते हैं केवला देवी घना नेशनल पार्क में। देखिए, आप सभी जानते होंगे जितनी भी विंटर माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो एक प्रॉपर रूट्स फॉलो करती हैं, जो कि आप यहाँ पर अपने मैप में देख सकते हैं। उसी प्रकार से अगर आप यहाँ पर देखें, मंगोलिया से और जो साइबेरिया के रीजन से है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बर्ड निकलती है जिसका नाम है साइबेरियन क्रेन, और एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड है IUCN स्टेटस में। और देखिए, ये सीधे कहाँ पर आके रुकती है, हमारे केवला देवी घना नेशनल पार्क राजस्थान में आके रुकती है। मतलब केवला देवी घना नेशनल पार्क माइग्रेटरी बर्ड्स को सपोर्ट करता है। इसके साथ ही साथ केवला देवी घना नेशनल पार्क वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, मतलब ये रामसर साइट में लिस्टेड है। अब देखिए, यहाँ पर ग्रेजिंग की वजह से बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे, जिसकी वजह से इस साइट को मॉन्ट्रियाक्स रिकॉर्ड में भी रख दिया गया है। मॉन्ट्रियाक्स रिकॉर्ड में वैसी साइट्स को रखा जाता है जिसमें ह्यूमन की वजह से या फिर कोई नेचुरल रीजन की वजह से कुछ ऐसे चेंजेस हो रहे हैं जो उसकी इकोलॉजी को प्रभावित कर रहे हैं या कर सकते हैं, तो उसमें केवला देवी घना नेशनल पार्क भी है। इंडिया की दूसरी साइट भी मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में लोकेटेड है, जिसका नाम है लोकताक लेक। आई होप आप इसके बारे में जानते होंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि ये जो हमारे केवला देवी घना नेशनल पार्क है, तो कहने के लिए तो वेटलैंड है, लेकिन ये पूरी तरीके से नेचुरल नहीं है। यहाँ पर कोई, आप कह सकते हैं, कंटिन्यूअस वाटर का सोर्स अवेलेबल नहीं है इनको फीड करने के लिए। इसलिए भरतपुर सेंचुरी में अजान बांध लोकेटेड है, वहां से इसको पानी प्रोवाइड किया जाता है। और साथ ही साथ ग्रेजिंग की वजह से यहाँ पर घास खत्म हो रही थी और काफी ज्यादा साइबेरियन को प्रॉब्लम हो रही थी, तो यहाँ पर ग्रेजिंग को कंट्रोल करने की कोशिश भी की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट्स याद रखिएगा। इसके बाद आता है हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। देखिए, हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान इन टोटल 6 हैं: चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, जैसलमेर, गैगरॉन और आमेर। आप इन फोर्ट्स में एक चीज नोटिस करेंगे, ये सारे के सारे फोर्ट्स जानबूझ के या तो हिल्स में बनाए जाते थे, या फिर डेजर्ट्स में बनाए जाते थे, या बड़ी बड़ी नदियों के पास बनाए जाते थे, या फिर घने घने जंगलों के आसपास बनाया जाता था। इसका मेन रीजन ये था, उस वक्त राजपूत की अपने आप में बहुत लड़ाइयां होती थी, मुगल्स के साथ बहुत लड़ाइयां होती थी, और साथ ही साथ जो दिल्ली सल्तनत के रूलर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अलाउद्दीन खिलजी, उनके साथ भी काफी लड़ाइयां होती थी। तो उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इन हिल्स को, फॉरेस्ट को और डेजर्ट को नेचुरल डिफेंस की तरह यूज किया गया। इसके साथ ही साथ दो उन्होंने यहाँ पर नेचुरल डिफेंस तो फॉलो किया, बट इसके साथ ही साथ मान लीजिए उनका ये हिल फोर्ट है, उसके आजू बाजू ये लोग यहाँ पर बहुत ही पावरफुल वॉल्स बनाया करते थे।
मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था रेड फोर्ट में बहुत ही पावरफुल वॉल्स बनी हुई थी, तो ये यहीं से डिराइव्ड है, मतलब मुगल्स ने इन वॉल्स को राजपूत हिल्स या फोर्ट से कॉपी किया है। ठीक है, साथ ही साथ इस कंप्लीट वॉल के अंदर जिस तरीके से शाहजहानाबाद में पूरी सिटी बसी हुई थी, यहाँ पर भी आप देखेंगे बहुत सारे अर्बन सेंटर्स अवेलेबल थे, पैलेसेस अवेलेबल थे, ट्रेडिंग सेंटर अवेलेबल थे और बहुत सारी बिल्डिंग एग्जाम्पल के तौर पे टेम्पल्स भी अवेलेबल थे। अब देखिए राजस्थान में पानी की बड़ी कमी होती है, पहले भी कमी थी, आज भी कमी है, तो उस टाइम के राजा लोग यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के स्ट्रक्चर बनाया करते थे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये स्टेप वेल टैंक्स, और इनमें से काफी स्ट्रक्चर को आज भी राजस्थान के कई गांव में यूज किया जाता था। अब देखिए हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान में से चित्तौड़गढ़ का फोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसको थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। देखिए चित्तौड़गढ़ फोर्ट इंडिया का सबसे बड़ा फोर्ट है और ये बेराज रिवर के पास लोकेटेड है, और ये 7वीं सदी से मेवाड़ किंगडम का फोर्ट पैलेस रहा है, लेकिन 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हें ऑक्यूपाई किया। इसके बाद 1535 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने इसे ऑक्यूपाई किया। आई थिंक आप जानते हो कि बहादुर शाह के बारे में, बहादुर शाह और हुमायूं की बड़ी लड़ाइयां हुई है, उसी के दौरान बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कन्नौज उन्हें लड़ना पड़ा था, किसके साथ, शेर शाह सूरी के साथ, और उसमें वो सब कुछ हार चुके थे। ठीक है, इसके बाद 1567 में अकबर ने महाराणा उदय सिंह को डिफीट किया और मेवाड़ का किला अपने कब्जे में लिया। ठीक है, और उसी वॉर के दौरान मैन ने साका परफॉर्म किया था, और जो हमारी वुमेन है उन्होंने जौहर परफॉर्म किया था, इंक्लूडिंग रानी कर्णावती। देखिए साका एक ऐसी प्रोसेस होती है या एक ऐसी परंपरा होती है जिसमें राजपूत किंग को पता रहता है या राजपूत जितने भी वॉरियर रहते हैं उनको पता रहता है कि आज हम बच के नहीं आने वाले हैं, इसलिए हम आखिरी बार अपनी फाइट करने जाते हैं और जानबूझ के वहां पर वो जाके मरेंगे, बिकॉज वो अपनी प्राइड को नहीं छोड़ना चाहते हैं। इस प्रोसेस को या इस परंपरा को साका कहा जाता है। ये सेम परंपरा आप सभी जानते हैं हमारे महाराजा रतन सिंह ने भी परफॉर्म की थी, और उस वक्त महारानी जोधाबाई ने, नॉट महारानी जोधाबाई एक्चुअली, महारानी पद्मावती ने जौहर परफॉर्म किया था। ठीक है, इसके चित्तौड़गढ़ के बाद हमारे सामने आता है सिटी ऑफ जयपुर। देखिए सिटी ऑफ जयपुर को महाराजा सवाई जय सिंह II ने बनवाया था। इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको जंतर मंतर भी देखने को मिलेगा, जिसके बारे में हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। अब देखिए जयपुर सिटी बाकी राजपूत सिटीज से काफी डिफरेंट है, बिकॉज बाकी जितनी भी सिटीज थी आपने देखा हिल्स में लोकेटेड थी, लेकिन ये सिटी पूरे प्लेन एरिया में लोकेटेड थी, और इसके साथ ही साथ इस सिटी में वैदिक आर्किटेक्चर का यूज किया गया था। वैदिक आर्किटेक्चर मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए ये पूरा एक प्लेन एरिया है, इसको ग्रिड में डिवाइड किया जाता है, और इसके साथ ही साथ जो बड़ी कास्ट रहती है वो बिल्कुल ग्रिड के पास रहती है, फिर छोटी कास्ट और दूर इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर बनके तैयार हो जाता है। इसे वैदिक आर्किटेक्चर कहा जाता है। अब दूसरी पिक्युलर चीज है जयपुर के बारे में कि यहाँ पर आपको वेस्टर्न कल्चर और एंशिएंट कल्चर जैसे वैदिक स्ट्रक्चर, उसके साथ ही साथ मुगल कल्चर और इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की बहुत सारी छवियां देखने को मिलेंगी इन पिक्स में। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मीनार्स भी अवेलेबल है, कुछ वेस्टर्न आर्किटेक्चर भी अवेलेबल है, ठीक है, हिंदू आर्किटेक्चर भी अवेलेबल है। तो इस चीज के लिए जयपुर को काफी प्रेज किया जाता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा टॉलरेंस अवेलेबल थी रिगार्डिंग रिलीजन। इसके साथ ही साथ सिटी ऑफ जयपुर महाराजा सवाई जय सिंह के द्वारा कमर्शियल सिटी के नाम पे बनाया गया था, और आज भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज काफी ज्यादा होती है। आज भी यहाँ पर बहुत सारे पुराने आर्टिजन्स, कोऑपरेटिव ट्रेडिशंस अवेलेबल है। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं जंतर मंतर में। देखिए जंतर मंतर कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ 19 एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स का एक कलेक्शन है, जयपुर सिटी के अंदर बनवाया गया था महाराजा जय सिंह II के द्वारा। ठीक है, अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, दुनिया की सबसे बड़ी स्टोन सन डायल। देखिए स्टोन सन डायल किस तरीके से काम करता है। ये मान लीजिए पूरी एक स्टोन सन डायल घड़ी है और यहाँ पर सूरज है। अब सूरज की जो पोजीशन है अर्थ के रिगार्डिंग चेंज होती रहती है, मतलब अर्थ घूमती है तो ऐसा लगता है कि सूरज बदल रहा है, और धीरे धीरे आप देखोगे यहाँ पर जो परछाई है ना वो भी सूरज की यहाँ पर पहले होगी, फिर यहाँ पर आएगी, फिर यहाँ पर आएगी। उसके हिसाब से यहाँ पर टाइम को प्रेडिक्ट किया जाता है। आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, बट फिर भी मैंने थोड़ा बहुत बता दिया है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर सबसे अच्छी बात इस इंस्ट्रूमेंट्स की ये है कि यहाँ पर आप इनको नेकेड आई से देख सकते हैं, आपको कोई भी स्पेशल ग्लासेस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जंतर मंतर के पास ही में आपको हवा महल भी दिखाई देगा। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं गुजरात में। गुजरात में इन टोटल 3 कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं। एक है चंपानेर पावगढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, दूसरा आता है हिस्टोरिकल सिटी ऑफ अहमदाबाद, और तीसरा आता है अपर लेवल ऑफ रानी की वाव स्टेपवेल। अब सबसे पहले हम चंपानेर पावगढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क के बारे में जानते हैं। देखिए गुजरात के पंचमहल डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है, और मैं आपको इसके बारे में एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जो साइट है
ये अभी तक फुल्ली एक्सकावेट नहीं की गई है, अभी तक ये अनएक्सकावेटेड साइट है। लेकिन अभी भी आप देखेंगे यहाँ पर बहुत ही सारे कल्चरल और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर चालकोलिथिक साइट देखने को मिलती है जो कि काफी पुरानी है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर शुरू के जो हिंदू राजा थे उनके हिल फोर्ट्स भी देखने को मिलते हैं। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया बहादुर शाह के बारे में, जो गुजरात के राजा थे, उनके कैपिटल की पूरी पूरी यहाँ पर छवि देखने को मिलती है। उसके साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे पैलेसेस हैं, एंट्रेंस गेट्स हैं, आर्चेस हैं, मॉक्स हैं, टॉम्स हैं, टेम्पल्स हैं, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे स्टेप वेल्स, मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग के स्ट्रक्चर जिस तरीके के राजस्थान में अवेलेबल है उसी प्रकार के यहाँ पर भी अवेलेबल है। ठीक है, अब एक चीज और, यहाँ पर मैक्सिमम जो एक्सकवेशन हुआ है वो 8वीं सदी से लेके 14वीं सेंचुरी तक की चीजों को बताता है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर इवन हिस्टोरिकल साइट्स, मतलब आप कह सकते हैं प्री हिस्टोरिकल साइट्स के कुछ अवशेष भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी चालकोलिथिक साइट्स के कुछ अवशेष देखने को मिले हैं। अब एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस साइट्स में आपको किस तरीके से हिंदू आर्किटेक्चर से ट्रांजिशन हुआ इस्लामिक आर्किटेक्चर में, बिकॉज आप जानते हैं यहीं से सबसे पहले आपको मुस्लिम रूल्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हिंदू आर्किटेक्चर था, फिर यहाँ पर इस्लामिक आर्किटेक्चर आया जो कि दिल्ली सल्तनत रूलर के द्वारा प्रमोट किया गया था। इसके बाद किस तरीके से दिल्ली सल्तनत स्ट्रक्चर से मुगल स्ट्रक्चर आए उसकी छवि भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं 8वीं सदी से लेकर 14वीं सदी के ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट चंपानेर पावगढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क है। ठीक है, अगर आपको टाइम मिलेगा विजिट जरूर करिएगा। इसके बाद अगली साइट आती है हिस्टोरिकल सिटी ऑफ अहमदाबाद। देखिए, हिस्टोरिकल सिटी ऑफ अहमदाबाद को अहमद शाह ने बनवाया था और ये पूरी तरीके से एक वॉल्ड सिटी थी जिस तरीके हमारी शाहजहानाबाद थी। अब ये साबरमती के रिवर्स के बैंक्स पे लोकेटेड थी और यहाँ पर आपको बहुत सारी मॉस्क देखने को मिलेंगी, टॉम्स देखने को मिलेंगे, हिंदू टेम्पल्स, जैन टेम्पल्स, ये सारी चीज देखने को मिलेगी। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है यहाँ का वुडन आर्किटेक्चर। देखिए, यहाँ पर टिम्बर काफी अवेलेबल थी जिसकी वजह से यहाँ पर टिम्बर के ऊपर कार्विंग की गई है। अगर आपको याद हो सोलंकी टेम्पल्स, तो सोलंकी टेम्पल्स के बाहर जो भी कार्विंग की गई है वो पूरी पूरी वुडन कार्विंग है और वो अभी तक काफी अच्छे से सर्वाइव कर रही है। तो अहमदाबाद का ये पिक्यूलियर फीचर था, इवन आप कह सकते हैं पूरे गुजरात का एक पिक्यूलियर फीचर था। अहमदाबाद में एक और इंपॉर्टेंट चीज अवेलेबल है जिसे आप कह सकते हैं पोल हाउसेस। वो आपने सुना होगा ना, वो दया बोलती है पोल से माँ का कॉल आया है, याद आया? पोल, यस, उसी पोल की बात कर रहा हूँ मैं, जो छोटी छोटी गलिया वाला पोल होता है उस पोल की बात कर रहा हूँ। देखिए, पोल की शुरुआत 1730 के आसपास की गई थी और इसका एक इंपॉर्टेंट रीजन था, उस टाइम पे बाहर से इंडिया में इन्वेजन ज्यादा बढ़ने लगे थे और उसी टाइम पे अगर आप देखेंगे तो जो हमारे मुगल्स और मराठा की जो राइवलरी थी बिल्कुल पीक पे पहुंच चुकी थी। ठीक है, औरंगजेब के जाने के बाद। और उसके साथ ही साथ अब जब भी ये वॉर्स हुआ करते थे ना, उसमें कॉमन मैन का बड़ा लॉस हुआ करता। अब कॉमन मैन में हिंदू भी हुआ करते थे, मुस्लिम भी हुआ करते थे और उसके साथ ही साथ काफी प्रोफेशन के लोग होते थे। उन्होंने सोचा क्यों ना हम कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर बनाए जहां पर हम पूरे तरीके से सेफ रह सके और यहाँ पर आर्मी भी एंटर ना कर पाए। तो उन्होंने यहाँ पर बहुत ही क्लस्टर्ड वे में आप देखेंगे पोल्स बनाई। देखिए, यहाँ पर बिल्कुल भी गैप्स नहीं है, मतलब ढंग से कार घुस जाए तो वो भी ढंग से बाहर नहीं निकल पाएगी। उस तरीके के हाउस बनाए और इन हाउसेस को पोल कहा गया। और इस पोल का सबसे मेन फीचर ये है कि यहाँ पर सिर्फ आपको 1 या 2 गेट देखने को मिलेंगे। मान लीजिए कंप्लीट पोल है और यहाँ पर पहला गेट होगा और हो सकता है पीछे दूसरा गेट मिल जाए, बट इससे ज्यादा गेट देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन एक और फीचर ये है कि यहाँ पर एक सीक्रेट गेट हुआ करता था। मान लीजिए किसी आर्मी ने अटैक किया तो जितने भी लोग हैं वो सीक्रेट गेट से बाहर निकल सके और सीक्रेट गेट का पता सिर्फ और सिर्फ पोल के लोगों को हुआ करता था। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको काफी फ्रेस्को पेंटिंग्स और वुडन वर्क भी देखने को मिलेगा बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ अहमदाबाद, तो उनका तो भाई स्पेशल फीचर है ये। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट साइट आती है रानी की वाव। देखिए, जो रानी की वाव है वो सोलंकी डायनेस्टी के किंग भीमावन की जो पत्नी है उद्यामती, उन्होंने इसे बनवाया था और ये सरस्वती रिवर के आसपास बनवाई गई थी। लेकिन सरस्वती रिवर की एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर सिल्टेशन बहुत ज्यादा होती है। सिल्टेशन की वजह से ये जो साइट्स थी वो कंप्लीट पूरी तरीके से भर गई थी। मतलब आप देखिए, जो रानी की वाव का मतलब एक्चुअल मतलब है स्टेप वेल टैंक्स, मतलब ये देखिए ये टैंक है और यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रक्चर बने हुए हैं, यहाँ पर बहुत सारा पानी इकट्ठा होता है, मतलब यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम भी चल रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारी स्टेप्स थी और सरस्वती रिवर के पास लोकेटेड थी। जब भी ये सरस्वती ऊपर बढ़ती थी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सिल्टेशन की वजह से पूरी ये जो जगह थी भरती जा रही थी। 1890 में पहली बार हेनरी कुजीन्स एंड जेम्स बर्गेस ने इस साइट को देखा था। उस टाइम पे इस साइट में सिर्फ और सिर्फ कुछ शाफ्ट और कुछ पिलर देखने को मिल रहे थे, लेकिन 1940 में पहली बार
बड़ौदा के महाराजा ने यहाँ पर एक्सकवेशंस करवाई, बट 1986 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे पूरी तरीके से रिस्टोर किया। उसके बाद ये पता चलता है कि यहाँ पर 7 फेसेस में आप कह सकते हैं स्टेप वेल बनी हुई है। मतलब ये मान लीजिए टैंक है, अब यहाँ पर पहला फेस है तो यहाँ पर कुछ सीढ़ियाँ हैं, दूसरा फेस है यहाँ कुछ सीढ़ियाँ हैं, तीसरा फेस है यहाँ कुछ सीढ़ियाँ, इस तरीके से 7 फेसेस में सीढ़ियाँ बनी हुई है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको हर जगह स्कल्पचर्स इस तरह के देखने को मिलेंगे। और जो स्कल्पचर्स हैं, ये स्कल्पचर सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस और माइथोलॉजिकल वे तक अवेलेबल नहीं है, इसमें इवन आपको सेक्युलर थीम्स भी देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये हो जाती है हमारी गुजरात की तीनों साइट्स कंप्लीट। With this, we conclude our today's lecture, and we are going to meet in the next lecture with some more important topics. Till that time, thank you and have a nice day, and Jai Hind.